12 साल की गरीब अनाथ चंदा अपने 1.5 बरस के भाई को गोद में उठाए कंगली की तरह सड़कों पर भटकने को मजबूर थी। चंदा चाय वाले से बोली, बाबू, मेरा भाई बहुत भूखा है, बिलक बिलक कर रो रहा है, थोड़ा दूध और ब्रेड दे दो ना। अरे जाती है या गरम चाय फेंक दूं तुम भाई बहन पर, कंगली कहीं की। दे दो ना बाबू, बड़ी मेहरबानी होगी। चंदा भले 12 साल की मासूम बच्ची थी, लेकिन उस पर किस्मत की ऐसी मार पड़ी थी कि वह इस कच्ची उम्र में ही दुनियादारी की बहुत सारी बातें सीख गई थी। बाप कुछ साल पहले गुजर गया था और माँ 1.5 साल के रोहित को उसकी गोद में छोड़ उसकी आंखों के सामने मर गई थी। चंदा 1.5 साल के रोहित को गोद में लिए अपनी बीमार माँ से पूछ रही है, माँ माँ, तुम ऐसे क्यों कांप रही हो माँ? मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है मेरी बच्ची। अब तू ही रोहित की बहन है और तू ही माँ। इसे अपनी ममता की छांव में पालना। यह कहकर चंदा की माँ की सांसें तो पूरी हो जाती हैं, मगर उसकी मौत से एक बच्ची को अपने बचपन में ही माँ बनने पर मजबूर होना पड़ता है। माँ की मौत के बाद चंदा अपने 1.5 बरस के भाई रोहित के लिए माँ बन जाती है और उसमें माँ जैसी समझ और माँ जैसी ममता पैदा हो जाती है। वह रोहित को एक जिम्मेदार माँ की तरह पालने लगती है। चंदा रोहित को अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, ले खा और जल्दी से बड़ा हो जा, तुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है और कुछ बनकर अपनी इस गरीब बहन का सिर ऊंचा करना है। करेगा ना मेरा भैया? हाँ, करूँगा दीदी माँ। रोहित के मुंह से दीदी माँ सुनकर चंदा खुद को सचमुच माँ जैसी महसूस करने लगती है और रोहित को एक समझदार ममतामयी माँ की तरह आशीर्वाद देते हुए कहती है, तू 1000 साल जिए मेरे भैया और जीवन में खूब आगे बढ़े। कुछ साल तक चंदा कमर तोड़ मेहनत करती है। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह रोहित को पढ़ाने में कामयाब हो जाती है। रोहित पढ़ लिखकर एक अच्छी कंपनी में मैनेजर बन जाता है। उसे कंपनी की तरफ से बंगला मिल जाता है। इतनी बड़ी नौकरी मिल जाने पर रोहित और चंदा दोनों भाई बहन की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। दीदी माँ, तुमने बहुत शरीर खपा लिया, अब घर पे बैठकर आराम करना। मेरा भैया कितना अच्छा है रे तू, खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। दीदी माँ, मेरे लिए तो तू ही माँ है और तू ही बहन। मैं तो सदा तेरी ममता की छांव में रहना चाहता हूँ। दीदी माँ, मेरे सिर से अपनी ममता का साया कभी दूर ना करना। मैंने तो अपनी सारी ममता तेरे नाम कर दी मेरे भैया। किस्मत ने मुझे तेरी बहन बनने का मौका ही कब दिया, शुरू से ही माँ का दर्जा दे दिया भैया। कुछ समय बीत जाता है और रोहित को अपने साथ काम करने वाली नेहा नाम की लड़की पसंद आ जाती है। रोहित नेहा से शादी करके घर ले आता है, मगर नेहा को चंदा बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह मन ही मन चंदा से ईर्ष्या करने लगती है। रोहित, आखिर तुम्हारी बहन में ऐसा क्या घमंड है कि घर में बैठकर बूढ़ी सास की तरह खाती है? मजाल है जो फली तक भी फोड़ती हो। अभी तो हट्टी कट्टी पड़ी हैं, खाना तो बना ही सकती है ना। नेहा, वो मेरी दीदी माँ है। आज मैं जो भी हूँ अपनी दीदी माँ की बदौलत हूँ। आज तो तुमने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, पर याद रखना, आगे से कुछ बोला तो मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। यह सुनकर नेहा चुप तो हो जाती है, मगर उसके दिल में गरीब चंदा के लिए गहरी खटास आ जाती है। वह चंदा से मन ही मन दुश्मनी करने पर उतर आती है। दीदी माँ, मैं भी देखती हूँ कि यह इस घर में कैसे रहती है। इसे घर से ना निकाला तो मेरा भी नाम नेहा नहीं। हाँ। फिर तो उसी दिन से नेहा गरीब चंदा को घर से निकालने के प्लान बनाने में लग जाती है और एक दिन चंदा को दिखाने के लिए खुद को फांसी लगाने का ढोंग करने लगती है। निशा, यह क्या जुल्म करने जा रही हो? भला तुम्हें फांसी खाने की क्या मजबूरी आन पड़ी? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? मैं रोहित को नहीं छोड़ सकती और रोहित तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं ही फांसी खाकर मर जाती हूँ। रह लेना तुम दोनों भाई बहन इस घर में। भाभी, अगर यही बात है तो तुम और रोहित ही रहो इस घर में, मैं ही निकल जाऊंगी।
यह सुनकर तो जैसे नेहा की मन चाही मुराद पूरी हो जाती है। वह मन ही मन खुश होते हुए कहती है, वाह, मेरा नाटक तो सचमुच काम कर गया। आहा, अब आएगा जिंदगी का मजा। ये फूटी किस्मत वाली ननद कहीं जा मरेगी और रोहित सिर्फ मेरा होगा। हाँ। नेहा को यह कहकर चंदा उसी समय घर से निकल जाती है और किस्मत से एक डॉक्टर के घर उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। इस डॉक्टर का नाम नवीन था। नवीन बहुत ही भला आदमी था और गरीब चंदा का बहुत ख्याल भी रखता था। डॉक्टर की पत्नी हेमा भी चंदा को बड़े प्यार से रखती थी। चंदा हर समय काम करती रहती। एक दिन हेमा चंदा से कहती है, चंदा, तुम हर समय काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। भगवान ने आराम करने का तो मौका ही नहीं दिया मालकिन, मुझे तो मर कर ही आराम मिलेगा। इधर बहन की ममता भाई के लिए तड़पती थी तो उधर भाई भी बहन की ममता के लिए व्याकुल रहता था। पता नहीं दीदी माँ ने अचानक घर क्यों छोड़ दिया? कहीं तुमने तो उसे घर छोड़ने पर मजबूर नहीं किया नेहा? ना बाबा ना, इस मामले में मुझे मत घसीटो। हाँ, भला मुझे तुम्हारी दीदी माँ से क्या दुश्मनी थी? अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। पर क्यों चली गई कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं मेरी दीदी माँ किस हाल में होंगी। समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद रोहित गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और किस्मत से वह इलाज के लिए डॉक्टर नवीन के अस्पताल में भर्ती हो जाता है। देखिए, इन्फेक्शन के चलते आपके पति की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। इन्हें जिंदा रखना है तो इनकी किडनी बदलनी होगी। पर किडनी कौन देगा डॉक्टर? आप दे सकती हैं। ना ना, मैं तो बिल्कुल ना दूं। मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। पर किडनी ना मिलने से आपके पति की जिंदगी तो समझो कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। रोहित की इस गंभीर बीमारी को नेहा ला इलाज समझकर उससे मुंह मोड़ लेती है और उसे तड़प कर मरने के लिए अस्पताल में अकेला छोड़ देती है। मगर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। एक दिन चंदा डॉक्टर का खाना देने आती है तो रोहित को अस्पताल के बेड पर अचेत पड़ा देख हैरान रह जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, यह तो मेरा भाई रोहित है। इसे क्या हो गया? इसे बचा लो डॉक्टर, बचा लो। यह सुनकर डॉक्टर नवीन चंदा को सारी सच्चाई बता देते हैं और चंदा सारी सच्चाई जानने के बाद आंसू पोंछते हुए कहती है, डॉक्टर, अपने भाई को किडनी मैं दूंगी। मेरे होते हुए यह मर नहीं सकता। ऐसा कहकर चंदा किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है और ऑपरेशन के बाद चंदा के शरीर की एक किडनी रोहित के शरीर में चलने लगती है। रोहित ठीक हो जाता है और चंदा को दीदी माँ पुकारते हुए उससे लिपट जाता है। इधर नेहा उनको धोखा देकर पछताती रह जाती है। मनीषा बहुत ही घमंडी और चिड़चिड़ी लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे और अमीर लड़के विवेक से हो गई। विवेक रात में जब अपने कमरे में गया तो देखा कि मनीषा सोई हुई थी। विवेक ने पूछा, मनीषा, मनीषा, उठो ना, क्या बात है, इतनी जल्दी सो गई? क्या है विवेक, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सोने दो ना। मनीषा, आज हमारी सुहाग रात है। यह रात जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, इसे क्या सोकर गुजार दोगी? ओह गॉड, विवेक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगी और फिर तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करके सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों को संभालने में गुजार दूंगी? उसके बाद मेरी फिगर, मेरे फ्यूचर, उन सब का क्या होगा? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मनीषा, ये तुम क्या कह रही हो? आज हमारे जीवन की नई शुरुआत है और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो शादी क्यों की? अरे तुम तो बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हो। थोड़ा समय चाहिए मुझे ताकि मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं। विवेक चुपचाप बिना कुछ कहे सो गया। कुछ दिनों बाद मनीषा ने कहा, विवेक, मैं सोच रही हूं कि जॉब कर लूं। वैसे भी घर का सारा काम तो नौकर ही कर लेते हैं, फिर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है मनीषा, जो तुम जॉब करना चाहती हो? सारे ऐशो आराम, एक अच्छी पोजीशन, सब कुछ तो है, फिर और क्या चाहिए तुम्हें?
तुम चाहते हो कि मैं घर की चार दीवारी में तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं? ओह, शायद डर गए कि कहीं मेरा नाम तुमसे ज्यादा ऊंचा ना हो जाए। फिर तुम बाहर निकलने से पहले सोचोगे कि कहीं कोई टोक ना दे, अरे वो देखो मैडम मनीषा का पति जा रहा है। मनीषा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगे। अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे सोच ही क्या, तुम ही घटिया हो। विवेक की बात सुनकर मनीषा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। एक घर में रहकर भी वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जैसे तैसे 1 साल बीत गया। विवेक बहुत परेशान और उदास रहने लगा। विवेक की माँ सुमन बोली, विवेक, तू खुश तो है ना मनीषा से? कुछ दिनों से तुझे बहुत परेशान देख रही हूँ। तो विवेक ने कहा, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत ख्याल भी रखती है मेरा। लेकिन तेरे चेहरे की सिलवटें तो कुछ और ही कह रही है बेटा। लगता है बहू और तुम्हारे बीच सब ठीक नहीं है। मुझे बता, क्या बात है? क्या पता मैं कोई हल निकाल सकूं। सुमन की बात सुनकर विवेक के सब्र का बांध टूट गया और वह रोने लगा और कहने लगा, माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मनीषा और मैं एक कमरे में रहते जरूर हैं, लेकिन हम आज तक पति पत्नी नहीं बन पाए। शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। वो बहुत ही बदतमीज और घमंडी किस्म की लड़की है माँ। अच्छा, ये बात है। काश तूने मुझे शुरू में ही बता दिया होता बेटा। अब सुन, अब जैसे मैं कहूँ वैसा कर। सुमन ने उसे सारा प्लान समझा दिया और उसके बाद विवेक निकल पड़ा उसकी सौतन ढूंढने। वह गाड़ी से जा ही रहा था कि उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। विवेक ने गाड़ी से उतरकर देखा तो एक जवान और खूबसूरत भिखारिन जख्मी हालत में सड़क पर बैठी रो रही थी। विवेक ने उससे पूछा, सुनो, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? साहब, 2 दिन से खाना नहीं खाया, भूखी हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मेरी ये हालत करके घर से निकाल दिया। सारे शरीर में चोट है, कुछ काम भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी, पर 2 दिन से कोई भीख भी नहीं दे रहा। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, करूंगी साहब, लेकिन काम क्या है? बस मेरी पत्नी के सामने उसकी सौतन बनने का नाटक करना है तुम्हें। मुझ पर यकीन करना, मैं तुमसे हमेशा दूर रहूंगा। साहब, इस पेट के लिए मैं करूंगी, पर आप खाना तो दोगे ना? तुम्हें खाना रहना सब मिलेगा, बस जैसे मैं कहूं वैसे ही करना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। विवेक ने पूनम के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे खाना खिलाया और फिर उसे पार्लर ले गया। जब वह पार्लर से तैयार होकर निकली तो विवेक भी उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। पूनम, चलो अब घर चलते हैं। घर आकर विवेक बोला, माँ, जरा देखो तो कौन आया है। विवेक की आवाज सुनकर मनीषा भी आ गई। विवेक को इतनी सुंदर लड़की का हाथ पकड़े देख वह तिलमिला उठी और पूछने लगी, विवेक, ये लड़की कौन है? जरा हटो। माँ, आप आ गई, इनसे मिलो। मैं आपको अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पूनम के बारे में बताता था ना, ये वही है। जुग जुग जियो बेटी, जैसा नाम वैसी खूबसूरत। सचमुच पूनम का चांद हो तुम। काला टीका लगा दूं, कहीं नजर न लग जाए। ये सब देखकर मनीषा और भी जल भुन गई और अंदर जाने लगी। विवेक ने कहा, अरे बात तो सुनो मनीषा, मेरा रात का खाना मत बनाना। क्यों, उपवास रखा है क्या? अरे नहीं, आज पूनम के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, नाइट शो है। आने में देर हो जाएगी और हो सकता है ना भी आऊं। रात को पूनम के फ्लैट पर ही सो जाऊंगा, तुम आराम से सो जाना। ये सुनकर मनीषा कुछ कहने वाली ही थी कि विवेक वहां से जल्दी से चला गया। माँ जी, आपका बेटा आपके सामने एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर मूवी दिखाने ले गया और आपने कुछ नहीं कहा। भला मैं क्यों कहती? जब उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह किसी के साथ भी जाए मेरी बला से। हाँ। सुमन देख रही थी कि मनीषा पर असर तो हो रहा है।
कुछ दिन बाद पूनम फिर घर आई और बोली, विक्कू डार्लिंग, कहाँ हो? बाहर आओ, देखो तुम्हारी सोना आई है। उसकी आवाज़ सुनकर मनीषा बाहर आई और बोली, अरे ये तो वही लड़की है। सुनो, यहाँ कोई विक्कू पिक्कू नहीं रहता। डियर, तुम्हारा विवेक ही मेरा विक्कू है। जान, जल्दी बाहर आओ, हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। मैं आ गया चांद। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बीवी के सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहे हो। ए लड़की, भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ विक्कू, देख रहे हो तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ क्या कह रही है? इसे बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं? वैसे भी तुमने मेरे विक्कू को पत्नी होने का कौन सा सुख दिया है? मनीषा जोर से रोते हुए बोली, नहीं विवेक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कह दो कि ये सब झूठ है। देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, आपको पत्नी होने की सारी खुशी दूंगी, लेकिन इससे शादी मत करना प्लीज विवेक, प्लीज। इसको मेरी सौतन मत बनाना। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। बस अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। विक्कू, अब चलो भी जान, वरना ये औरत यूं ही तुम्हारे गले पड़ी रहेगी। जल्दी से इसे तलाक देकर फ्री करो। हाँ। विवेक जैसे ही चला, मनीषा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, ऐसा मत करो विवेक। अगर तुम इस लड़की के साथ इस घर से निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। विवेक, पूनम और सुमन तीनों हंस पड़े। अपनी कसम याद रखना मनीषा, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, इन्हें दुनिया की नज़र से बचा कर रखना। मैं तुम्हारे पति को तुम्हें वापस करती हूँ। मनीषा उसे हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे? मुझे तुम्हारी सौतन नहीं बनना, मैं तो एक भिखारिन थी। एक दिन ये साहब मिले और आपकी कहानी बताई। बस आप दोनों को एक करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। मुझे माफ़ कर देना बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आप हमेशा मेरे हो। ये कहकर वह विवेक के गले लग गई। उसके बाद पूनम वहाँ से चल दी। मनीषा ने कहा, रुक जाओ पूनम, तुमने मेरी जिंदगी बदली है, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अब तुम यहीं रहोगी और हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करेंगे। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।